नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद चर्चित टॉपिक पर। और ये टॉपिक क्या है, सामने आप देख रहे होंगे पैनल पर क्या लिखा हुआ है। एयर इंडिया नियर्स हिस्टोरिक ऑर्डर टू बाई 500 एयरक्राफ्ट, यानी कि 500 या फिर उससे ज़्यादा कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बना रहा है कौन, एयर इंडिया। और इसी से संदर्भित कई सारी खबरें कल से लेकर के आज तक फैली हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जो समाचार है, यह समाचार आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और इसमें जो महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं वो क्या निकल कर सामने आ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसके एक ब्रीफ हिस्ट्री को आपको दर्शा देना चाहूँगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। देखिए है क्या कि टाटा का नाम आप सभी जानते हैं, इसके बारे में सुने हैं। तो JRD टाटा, जो टाटा ग्रुप के संस्थापक थे, है ना, 1932 में इनको कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला था। कब? 1932 में। और उसी साल इन्होंने एयरलाइन नाम की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद 1946 में होता है कि इस एयरलाइन को, यानी भारत की आजादी से एक साल पहले, इसे एक सार्वजनिक इंटिटी घोषित किया गया, बनाया गया। सार्वजनिक इंटिटी, है ना। इंटिटी का मतलब उपक्रम या फिर उद्यम, कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके। और इसी साल इसको क्या कहा गया? एयर इंडिया, है ना। इसे नाम दिया गया एयर इंडिया। 1953 में इसी एयर इंडिया को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। जाहिर सी बात है, भारत आजाद हो चुका था उस समय, तो इसको क्या किया गया? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया कि भाई यह एक नेशनल लेवल पर एक भारत सरकार का एक ये उद्यम होगा, है ना। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका। ठीक है। अच्छा, इसके बाद होता है क्या कि कुछ समय बाद इसकी स्थितियां थोड़ी सी परिवर्तित होती जाती हैं। इसका जो एक प्रभाव था, ये प्रभाव कम होता चला जाता है। इसका जो एक ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव कम होता चला जाता है। इस बीच कई सारे प्राइवेट एयरक्राफ्ट कंपनीज सामने आने लगते हैं, प्रतियोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है और उस बीच में जो एयर इंडिया है इसको अच्छा खासा घाटा होता है ना। और इसी के बाद वर्ष 2022 में होता है क्या कि इसे टाटा ग्रुप ने फिर से अपने पास में ले लिया, टाटा ग्रुप के पास में वापस चला गया। क्लियर? वापस। इसकी एक छोटी सी कहानी है, इसे आप समझ सकते हैं। और इसके बाद टाटा ग्रुप ने नवंबर 2022 में क्या किया है कि विस्तारा नाम से एक जो एयरलाइन है इसको भी मर्ज कर लिया है अपने साथ में, है ना। और ये जो विस्तारा है ये सिंगापुर एयरलाइंस का एक ज्वाइंट वेंचर है। अब इस मर्जर से जो सिंगापुर एयरलाइन है इसको लगभग 25.1% का स्टेक मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चीजें आपको आगे समझने की आवश्यकता है कि अब नया जो इसने स्टेप लिया है, यही लिया है कि 500 या उससे अधिक हम एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? तो ये दो कंपनीज हैं, है ना। एक है एयरबस और दूसरा है बोइंग। बहुत ही चर्चित ये कंपनीज है ना। जो एयरबस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में है। जो बोइंग है यह एक अमेरिकी कंपनी है। ठीक है। और इन दोनों से ही नैरो एयरक्राफ्ट और वाइड एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन जो भी आप कहें, ये खरीदने की योजना बना रहा है कौन? एयर इंडिया। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नैरो एयरक्राफ्ट कहने का मतलब यह हुआ कि जो वायुयान होता है उसमें स्पेस थोड़ा छोटा होता है, नाम से स्पष्ट है ना। आपने कभी यात्रा की होगी तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो कुछ ऐसे भी एरोप्लेन्स होते हैं जिसमें एक ही केवल आने जाने का रास्ता होता है, उसको आयल कहते हैं, AISLE आयल। और इसमें इधर और इधर एक रो में 3 या 4 इस तरीके से सीट्स होती हैं। दूसरी तरफ जो वाइड एयरक्राफ्ट यानी कि जो थोड़ा सा बड़ा विस्तृत होता है, इसमें 2 आइल्स होते हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, है ना।
और इसमें लगभग 8 से 10 सीटें एक रो में होती हैं। तो 400 के अराउंड जो एयरक्राफ्ट रहेंगे वो नैरो एयरक्राफ्ट रहेंगे और 100 प्लस जो एयरक्राफ्ट रहेंगे वो वाइड एयरक्राफ्ट रहेंगे। ये अभी तक की जो डील की बात की जा रही है एयर इंडिया के द्वारा, ये कही जा रही है कि इतने ही जो एयरक्राफ्ट्स हैं इन दोनों कंपनियों से खरीदेगा एयर इंडिया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे समझें कि ये जो कदम उठाया जा रहा है, इस कदम के संदर्भ में क्या कुछ चैलेंजेस इसको सामने में देखने को मिल सकते हैं। तो यदि हम चुनौतियों की बात करें, क्या कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भाई इससे संबंधित क्या संभावनाएं हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि भाई बिजनेस में कोई हानि नहीं चाहता है कि नहीं। हानि बाद में हो जाए ये अलग बात, लेकिन कोई भी हानि क्यों चाहेगा। तो टाटा ग्रुप जैसी कंपनी क्यों चाहेगी कि भाई हम इतना बड़ा डील, इतनी बड़ी हम डील कर रहे हैं और इससे हमें हानि हो। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली चुनौती यह है कि जो वायुयान चालक होते हैं, जो पायलट होते हैं, पायलट की कमी है ना, पायलट की कमी एक बड़ी चुनौती है। दूसरी है कि पर्याप्त अवसंरचना का विकास नहीं। जाहिर सी बात है कि जब आप इतने सारे एयरक्राफ्ट्स खरीदने की योजना में हैं, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको पर्याप्त अवसंरचना का विकास भी करना पड़ेगा, है ना। तीसरी बात यह है कि यहां पर विनियमन यानी रेगुलेशन से संबंधित समस्याएं हैं, कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, और साथ ही जो एक ब्यूरोक्रेसी, जिसे आप कह सकते हैं नौकरशाही, है ना, नौकरशाही से जुड़ी हुई समस्याएं सरकार के स्तर पर कहीं पर भी। जाहिर सी बात है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से ही तो सारी गतिविधियां होंगी ना, तो वहां पर यदि कोई पेच फंस जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इस लेवल पर जो भी हर्डल्स हैं, जो भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्लियर। इसके अलावा और क्या समस्या है भाई, अभी थोड़े ही समय पहले कोविड-19 का जो दौर है ये गुजरा है, और पहले जिस तेजी से कोई भी यात्री आते थे, जाते थे, कहीं भी यात्रा करते थे, उसमें पहले की अपेक्षा 2020 से पहले की अपेक्षा उसमें थोड़ी कटौती हुई है ना। जब कोविड-19 का दौर था उसमें तो जबरदस्त कटौती हो गई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे फिर से शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी वह रफ्तार नहीं है ना। तो उस रफ्तार को पाने में अभी समय लगेगा। तो यहां पर यह समस्या है कि यातायात की अपर्याप्तता वर्तमान की स्थिति में यदि हम बात करें तो है। साथ ही पर्यावरणीय चुनौती। क्यों पर्यावरणीय चुनौती है भाई? जाहिर सी बात है, जब हम एरोप्लेन चलाते हैं तो फिर इसके साथ में ईंधन भी तो होगा ना, और वह जो ईंधन है वो सामान्य तौर पर जो यूज किया जाता है वह क्या है, वो तो एक तरीके से जीवाश्म ईंधन होता है, एयर टर्बाइन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, और वह वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारक बन जाता है ना। तो ये सब जो चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां सामने देखने की आवश्यकता है, और इसी के मद्देनजर जो एयर इंडिया है या फिर टाटा ग्रुप है, उसको इससे संबंधित जो आगे का कदम है इसको उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि वर्तमान में जो चीन है या फिर जो खाड़ी देश के अंतर्गत जो एविएशन कंपनीज हैं, नागरिक उड्डयन कंपनियां हैं, ये बहुत तेजी से विस्तार कर रही हैं, है ना। तो उनसे कैसे हम प्रतिस्पर्धा करें, उनसे हम कैसे प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ें, इस लिहाज से भी इसको सोचने की आवश्यकता होगी। क्लियर। अच्छा, अब हम यदि बात करें कि भाई इस पूरे इशू में, इस पूरे मुद्दे में क्या कुछ संभावनाएं निकलकर सामने आती हैं, तो देखो पहली संभावना तो यह है कि जो उड्डयन बाजार है ना,
उड्डयन बाजार ये अप हो रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे अब इसमें चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है, उत्थान देखा जा रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर करने का जो एक मकसद है भारत के प्रधानमंत्री महोदय का, ये इसमें सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आसान आवागमन की सुविधा, साथ ही किफायती दर पर। बात समझ आ रही है? जाहिर सी बात है, जब ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट होंगे तो फिर इसका टू एंड फ्रो ज्यादा होगा, है ना। जो ट्रैफिक रहेगा एयर इंडिया का वो कहीं ज्यादा होगा बाकी कंपनियों के मुकाबले, ठीक है। और इसके साथ ही इसको किफायती दर पर भी ऑपरेट किया जा सकता है, कम कीमत पर भी ऑपरेट किया जा सकता है और इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, है ना। आज जो ज़्यादा टिकट लेना, ज़्यादा टिकट के पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वह खर्च बचेगा, कम होगा, है कि नहीं। तो ये सब कुछ संभावनाएं यहाँ पर निकल कर के सामने आ रही। इसके अलावा और क्या देखा जा सकता है इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो एक पर्यावरणीय चुनौती निकल करके सामने आ रही है, इस चुनौती से निपटने के लिए सस्टेनेबल एयरक्राफ्ट फ्यूल का इस्तेमाल की योजना, है ना। SAF सस्टेनेबल एयरक्राफ्ट फ्यूल, यानी कि हम इस फ्यूल के माध्यम से हम पर्यावरणीय चुनौती से निपट सकते हैं। बात समझ आ रही है? जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, उसने ये कहा है, उसने एक लक्ष्य दिया है कि नागरिक उड्डयन में जो कार्बन उत्सर्जन होता है और यह जिस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, हमारी कोशिश रहे कि 2050 तक हम नेट जीरो एविएशन करें, यानी कि नागरिक उड्डयन में शून्य कार्बन उत्सर्जन हो। 2050 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। तो उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए ये जो SAF है, यानी सस्टेनेबल एयरक्राफ्ट फ्यूल है, ये एक बहुत कारगर उपाय के तौर पर सामने आ सकता है और इसमें बहुत ही आसान तरीके से ईंधन बना करके और उसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन्स में किया जा सकता है। और इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो बायोमास की आवश्यकता होगी, कृषि अपशिष्ट की आवश्यकता होगी, जो फैक्ट्री के अपशिष्ट होते हैं उनकी आवश्यकता होगी और उसका यूज करके ईंधन बनाया जा सकता है। और उस ईंधन के माध्यम से जब वायुयान का संचालन होगा तो कार्बन उत्सर्जन की संभावना बहुत तेजी से कम हो सकती है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव के तौर पर लेकर करके चला जा रहा है। और इसके अलावा हाल के समय में ये भी एक संभावना जताई गई है कि भारत आने वाले दिनों में एक बेहतर सेंटर के तौर पर काम कर सकता है। किसके लिए? नागरिक उड्डयन क्षेत्र में, है ना। तो इस पर्सपेक्टिव को भी यहाँ पर मद्देनजर रखा गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो टाटा ग्रुप ने अभी ये डील की बात की है एयर इंडिया के माध्यम से, इस डील में जो चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस को समाप्त करने की आवश्यकता होगी और जो एक पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए यह डील भविष्य में एक बेहतर कदम के तौर पर साबित हो सकती है ना। बशर्ते इसके अकॉर्डिंग नित्य जो भी गतिविधियां हैं उसको अपडेट करने की आवश्यकता होगी टाटा ग्रुप, है ना। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के आधार पर एक सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़े देता हूं, इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है, आने वाले समय में भारत में नागरिक उड्डयन सेवा में तेजी से विस्तार की संभावना है। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, है ना। तो जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को सामने रखना है और जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को सामने रखना है। उसके आधार पर आप इसका एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सवाल पूछने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो
जीएस के पेपर 3 में आए जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, अर्थव्यवस्था वाला जो सेक्शन है, उसमें रहती है ना, क्योंकि परिवहन से संबंधित कई सारे सवाल इस तरीके से पूछे गए हैं। और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, भारत के नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में कुछ भी एक नया लीप है, ये एक प्रकार का लीप माना जा सकता है, छलांग माना जा सकता है। तो इस लिहाज से यह जो घटना है, यह घटना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इससे संबंधित जो भी आयाम थे अभी तक की चर्चा के आधार पर मैंने इसको अच्छे से विस्तार से बताने की कोशिश की है। इसको एक बार अपने स्तर पर भी रिवाइज कर सकते हैं और इसका उत्तर फिर उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर लिख करके आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर DILIP.KUMAR@01 इस पर आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि आपका उत्तर मैं चेक करके आपको उसका फीडबैक दे सकूं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।